हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट शुरू की है। आज हम उसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम को करते हैं। तो कल जो हमारी थी नॉर्टन थ्योरम वो कंप्लीट हो चुकी थी। अगर पेपर में आए तो बार बार यही चीज़ आपको बता रही हूँ, हर एक थ्योरम का स्टेटमेंट भी आपको लिखना, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो। क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो कि स्टेटमेंट लिखो, यानी आपको स्टेटमेंट लिखना है। विदाउट स्टेटमेंट आपको नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में। तो बाय मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि आपके पास सीधा थ्योरम का नाम आएगा कि जैसे नॉर्टन थ्योरम से लोड करंट को फाइंड आउट करो, कुछ भी इस तरीके से। आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। स्टेटमेंट के बिना आप टॉपिक कर ही नहीं सकते। और अगर विदाउट स्टेटमेंट आप अपने पेपर में करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी नई थ्योरम करते हैं। ये फोर्थ थ्योरम है, इसका नाम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। इसको हिंदी में बोला जाता है पारस्परिकता प्रमेय। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम करते हैं। ठीक है, तो देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है। सबसे पहले तो हर किसी थ्योरम का स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रेसिप्रोसिटी का भी एक स्टेटमेंट है। पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम बना दूं, फिर आपको समझ आएगा कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ज्यादातर हम कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाने के लिए हम हमारे टी नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ने बोला कि अगर हमारे पास मान लो कि कोई इस तरीके का सर्किट है, इस तरीके का परिपथ है जिसके अंदर दो लूप बनते हैं, ये फर्स्ट लूप ये सेकंड लूप, और इन दोनों लूप में से सिर्फ एक ही, ये है Z1, ये है Z3 और ये है Z2। आप जब भी टी नेटवर्क बनाओ आपको पता है मैं कौन सा Z1 लेती हूँ, कौन सा Z2, कौन सा Z3। टी नेटवर्क भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, पाई नेटवर्क भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। जब भी हम कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बोलते हैं तो हम टी या फिर पाई नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मान लो कि एक तो ये है सर्किट, ठीक है, एक सर्किट हो ये, अगर आप सर्किट की हेल्प से स्टेटमेंट को याद करने की ट्राई करोगे ना तो आपको जल्दी याद रहेगा। ठीक है, मान लो एक ये, ठीक है, ये दो है, ये मान लो E1 है और ये E2 सोर्स लगा हुआ है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें ये बोलती है कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, देखो टी नेटवर्क है, साथ में इंपेडेंसेस लगी है, तो अपने आप में वो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता कि ये कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है। अब मान लो कि हमारे पास कोई दो नेटवर्क है, ठीक है, इसके ऊपर चाहे सेम है चाहे अपोजिट है, वोल्टेज सोर्स लगे, सेम ही ले लेते हैं अपने। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ने क्या बोला, मान लिया कि पहला ये वाला सर्किट है, दूसरा ये सर्किट है। पेपर में स्टेटमेंट लिखना समझा रही हूँ। ठीक है, तो इस आपको पता है इस सोर्स से क्या होगा, करंट जाएगा, नोड पे डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया, आगे गया और इनके अंदर फ्लो होता रहेगा पूरे के पूरे सर्किट के अंदर, है ना। तो ये करंट गया। अब देख लो, मान लिया कि इस सोर्स से जो करंट आ रहा है फर्स्ट लूप के अंदर वो I1 माना है। ठीक है, तो यहाँ पे नोड पे डिवाइड हुआ, इधर कोई I2 करंट गया, यानी कि और इधर कौन सा जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा, है ना। इसका भी हमारे पास कोई काम ही नहीं है, मतलब जो भी काम है हम आगे करेंगे। मैंने तो इतना बता दिया कि नोड पे I1 करंट आया, नोड पे डिवाइड हुआ, कुछ पोर्शन Z3 में जाएगा और कुछ पोर्शन Z2 में जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लूप में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो। इस लूप में मैंने मान लिया, मुझे दिख ही रहा कि ये I1 करंट फ्लो रहा है जिसको हमने नाम दे दिया, और इस लूप में कौन सा फ्लो हो रहा है, I2 करंट, है ना। अब फर्स्ट लूप में तो कोई करंट सोर्स लगा हुआ था, सेकंड लूप में कोई करंट सोर्स या कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलती है कि मान लो कि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जिनमें दो लूप जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में से ओनली एक लूप के अंदर ही कोई सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सोर्स के कारण दूसरे लूप में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, आप भी देख सकते हो कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर इस ई लूप के कारण Z2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर इन केस हम करंट सोर्स को चेंज कर दिया, मैंने फर्स्ट लूप से हटा के किसमें लगा दिया,
सेकंड लूप में हटा दिया। अब मैंने मान लिया कि ये सेकंड लूप है तो इसमें से कोई I2 डैश करंट जा रहा है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये I2 डैश करंट नोड आई नोड पे करंट डिवाइड हो गया, कुछ करंट का पोर्शन Z3 में जाएगा, कुछ पोर्शन क्या आएगा Z1 में जाएगा। मैंने मान लिया Z1 में कुछ I1 डैश करंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले सर्किट में अब कौन सा करंट आ रहा है, इधर I2 डैश लूप 2 में, और लूप 1 में कौन सा जा रहा है I1 डैश। ये चीजें तो आपको क्लियर है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये बोलती है कि अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में दो लूप आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन कोई भी सोर्स किसी एक ही लूप में जुड़ा हुआ है, अगर कोई सोर्स सिर्फ एक ही लूप में जुड़ा हुआ है तो उस सोर्स के कारण दूसरे लूप में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो I2, और अगर इन केस हम इसी सोर्स को चेंज करके पहले लूप से हटा के दूसरे लूप में लगा दे तो इस करंट के कारण इस वाले मतलब विदाउट सोर्स वाले लूप के अंदर इन दोनों के अंदर जो करंट होगा वो एक होगा, यानी कि I2 किसके इक्वल होगा I1 डैश। बात अगर आपको समझ आई है तो आप स्टेटमेंट को समझ चुके होंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे पास दो लूप बन रहे हैं, सिर्फ एक ही लूप के अंदर हमारे पास क्या बना हुआ है, कोई सोर्स जुड़ा हुआ है, अगर एक ही लूप में हमारे पास सोर्स जुड़ा हुआ है तो दूसरे लूप के अंदर करंट तो फ्लो होगा, और वो मान लिया वो करंट I2 फ्लो हो रहा है। अगर इसी सोर्स को हटा के लूप 1 से हटा के हम लूप 2 में लगा दें तो विदाउट सोर्स वाले लूप के अंदर जो करंट बहेगा, पहले भी विदाउट सोर्स वाले लूप के अंदर जो करंट बह रहा है वो दोनों इक्वल हो गए। और करना कंडीशन क्या है, उसी सोर्स को हटा के दूसरे लूप में लगाना। अगर आपको थ्योरी थोड़ी सी अब समझ आने लगी होगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस लूप के अंदर हमारे पास सोर्स लगा हो लेकिन विदाउट सोर्स वाले लूप के अंदर कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा है, जितना भी फ्लो हो रहा है। अब अगर इस सोर्स को हटा के विदाउट सोर्स वाले के अंदर लगा दूं तो उस केस में इसके अंदर भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, वो तो ऑटोमेटिक है। लेकिन रेसिप्रोसिटी बताती है कि इन दोनों लूप में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, इक्वल फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि हमने सेम जो सोर्स है वो हटा के दूसरे लूप में लगा दिया, ठीक है। और इम्पीडेंसेस भी ऑलमोस्ट एक जैसी सी होती है, ठीक है, आइडियल कंडीशंस चलती है। अब थ्योरम का स्टेटमेंट आपको समझ आया होगा, सेम यही थ्योरी लिखनी है कि किसी एक लूप में करंट सोर्स लगा हुआ है या वोल्टेज सोर्स लगा हुआ तो विदाउट सोर्स वाले लूप के अंदर करंट फ्लो होगा, और अगर उसी करंट सोर्स को या वोल्टेज सोर्स को हटा के हम दूसरे लूप में लगा दें तो फिर विदाउट सोर्स वाले लूप के अंदर फिर से जो करंट फ्लो होगा दोनों फ्लो इक्वल होंगे, दोनों करंट एक जैसे होंगे, करंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अब रेसिप्रोसिटी का स्टेटमेंट हुआ, अब अपने प्रूफ करते हैं इसका, ठीक है। तो मैं प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जो हम अभी बना चुके हैं। करंट अपने को प्रूफ करने हैं, ये E कोई सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये प्लस माइनस, ये Z1, ये Z2 और ये Z3, ठीक है। ये सोर्स I1 करंट दे रहा है, I1 करंट इधर आया, नोड पे डिवाइड हुआ, इधर कितना गया I2 करंट, ठीक है। अब देखो इधर I2 करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से ही फ्लो हो रहा है ना, तो ये I2 करंट मतलब Z3 में अगर आपको कलर का डिफरेंशिएशन हो रहा हो, इसको हम थोड़ा सा लूज बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी चीजें आपको बताई जा सके। ये है Z3, ठीक है। अब देखो इधर मुझे पता है I2 करंट फ्लो है इस लूप में कौन सा फ्लो होगा, I1, है ना। तो ये I2 करंट इन केस अगर I2 माइनस I1 ना करे, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम में था, हम सिंगल लूप की बात करते हैं, तो यहाँ से I2 करंट आया और इधर आया, इधर Z3 में गया, मतलब I2 करंट Z3 में किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये I1 करंट जो है इधर आया इधर गया, मतलब Z3 में I1 करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये मेरा लूप 1 हुआ, ये लूप 2 हुआ, जैसा सुपरपोजिशन थ्योरम में किया था ना वैसे ही कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो इस लूप के अंदर मैं आप क्या लगाती हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाती हूँ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपको समझ आई। नाउ KVL इन लूप 1, आप पूरी थ्योरी लिखोगे किरचॉफ वोल्टता का नियम लगाने पर पहले लूप में। जब फर्स्ट लूप में आप किरचॉफ वोल्टेज लगाओगे तो आपको पता है क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, तो E इज इक्वल्स टू I1 Z1 प्लस ये Z3 में से करंट गया I1 Z3, क्योंकि ये सुपर पोजिशन थ्योरम जैसा कर रहे हैं हम,
करंट को केवीएल लगा रहे हैं, मतलब एक ही पर्टिकुलर लूप की बात कर रहे हैं हम, I1 माइनस I2 ना लेके जिस अलग तरीके से भी करंट फ्लो हो सकता है, बात सेम ही रहती है। ऐसा मत सोचना कि बात अलग होगी, बात सेम रहेगी क्योंकि अभी आपको समझ आएगा। अब Z3 में से दो तरीके के करंट फ्लो हो रहे हैं, एक तो ये I1 करंट और एक I2 करंट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। अलग है क्या दोनों की डायरेक्शन? इस बार यहाँ पे तो नीचे की तरफ है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो I2 Z3, और अगर आप देखते तो करंट वैसे भी यही बनता I1 Z1। अगर आप दूसरी तरीके से लिखते तो क्या बनाते आप I1 Z1 प्लस I1 माइनस I2 Z3। ये चीज आप मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जब मैं लूप सेकंड की बात करूंगी ना तब थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, उसी के लिए मैंने ये चीज ऐसे लिखी है, ठीक है। आप चाहो तो ये भी लिख लेना, चाहो तो ये लिख लेना, ठीक है। अब मेरा I1 आ गया कॉमन, इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, माइनस I2 Z3। ये किसकी वैल्यू आ गई? E की, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन KVL, मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा। इन लूप 2, दूसरे लूप में हम KVL लगा रहे हैं, तो दूसरे लूप में सबसे पहले मुझे पता है वोल्टेज सोर्स है क्या? कोई सोर्स नहीं है, तो E की वैल्यू क्या है? 0। E की वैल्यू 0। करंट मुझे पता है कौन सा जा रहा है? I2 Z2, और फिर यही करंट किस में आ रहा है? Z3 में से भी फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट हो रहा है? I2 Z3। अब Z3 में से दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 Z3 और एक I2 Z3। अब दोनों की डायरेक्शन अलग, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, माइनस I1 Z3, ठीक है। तो ये चीज होगी। ठीक है, तो अब जो भी कॉमन आ रहा हो अपने कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से मुझे पता है I2 कॉमन आ रहा है, Z2 प्लस Z3 माइनस I1 Z3, इक्वेशन नंबर I2। तो अब एक होता है क्रैमर रूल होता है। अगर आपको क्रैमर रूल नहीं आता, आपने मैथ्स में किया होगा क्रैमर रूल, और क्रैमर रूल से I1 की I2 की कुछ वैल्यू नहीं होगी, हमें प्रूफ क्या करना है? I2 किसके इक्वल करनी है? I1 डैश की, तो मुझे I2 की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैं क्रैमर रूल लगाऊंगी, क्रैमर का नियम, जिससे मैं क्या करूंगी? I2 की वैल्यू निकालूंगी। ये आपने मैथ्स में पढ़ चुके हैं, क्रैमर के रूल आपने पढ़ा होगा ये। और अगर आपको नहीं आता तो सिंपली हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किसी एक इक्वेशन में हमें I2 की वैल्यू चाहिए, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम I2 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। इधर से जैसे मैंने I1 की वैल्यू निकाली और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरे पास I2 की कुछ वैल्यू आ जाएगी, और वो जो I2 की वैल्यू आएगी मैं सीधा लिख देती हूँ, by using या by solving equation 1 and 2। अगर आपको ये करना हो तो इसकी वैल्यू आप इस तरीके से कर सकते हो। ये जो सेकंड नंबर इक्वेशन है, यहाँ से आप I1 की या किसी एक की वैल्यू निकालो और उसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन के अंदर पुट करो। जब आप किसी एक की वैल्यू निकाल के फर्स्ट नंबर इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो I2 की वैल्यू होगी, और उस I2 की वैल्यू मैं सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 आएगी, ठीक है। ये चीजें ना मैं सब्स्टिट्यूशन बहुत बार करवा चुकी हूँ इन्हीं थ्योरम्स के अंदर, इसीलिए मैंने अब आपको करवाया नहीं है। बाकी ये डायरेक्ट क्रैमर रूल से भी लिखा हुआ है, और अगर आपको क्रैमर रूल नहीं आता हो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर सकते हो कि सेकंड नंबर इक्वेशन से I1 या I2 की वैल्यू निकालो और उसको इसके अंदर पुट कर दो। वैसे आप I1 की निकालना, I1 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ I2 आई, और उसको यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और उसको जब सोल्व करोगे तो वही इक्वेशन बनेगी। आप रफ कॉपी में करके देखना। इसको मैंने दे लिया इक्वेशन नंबर 2। तो मतलब जितना मैं एक सोर्स लगा के कर सकती थी फर्स्ट लूप में, उतना हम कर चुके हैं। अब मैं क्या करती हूँ, सर्किट चेंज कर देते हैं, जैसा रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलती है कि लूप को बदल दो, लूप अब हम दूसरे में लगा देते हैं, है ना। तो अब हम लूप क्या करते हैं, दूसरे में लगा देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, ठीक है। मैंने लूप को क्या किया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब देखो सोर्स अब मेरे को फर्स्ट लूप से हटा के दूसरे लूप में लगाना है, तो सीधी सी बात है ना, फर्स्ट में सिर्फ हमारे पास Z1 पड़ा है और एक Z3 आएगा। इसको फिर से थोड़ा सा लूज बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, और यहाँ पे Z2, और इधर मुझे पता, मैंने वही सोर्स हटा दिया E,
और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। रेसिप्रोसिटी थ्योरम जैसा बोलती है, जैसा उसका स्टेटमेंट है, प्लस माइनस करंट आया, ये कौन सा हमारा Z2, ये कौन सा है Z1 और ये कौन सा है Z3। करंट आया। अब मैंने मान लिया इसमें से कोई I2 डैश करंट आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हम I2 डैश को I1 डैश के इक्वल लेके जाऊंगी, जैसा मैंने प्रूफ स्टेटमेंट में बताया था वैसा सा लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये I2 डैश करंट आया मेरे पास, आया नोड पे डिवाइड हुआ, कुछ पार्ट जाएगा इधर, कुछ पोर्शन जाएगा करंट का उधर, है ना। तो अगर इस रूप में देखूं तो करंट आया इस तरीके से, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये, और कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 डैश। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है I2 डैश की डायरेक्शन अब कौन सी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे I2 की डायरेक्शन कौन सी थी, अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शंस बदल रही हैं, इसीलिए हम इस तरीके से यूज करेंगे। ये आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट मेथड होगा, बजाय आप I1 माइनस I2 करो। अगर आपको इसको करना है तब भी सेम रिजल्ट आएंगे, अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तब भी सेम रिजल्ट आएंगे। बाकी अगर मेरी बात मानो तो यहाँ पे आपको सब चीजें दिखाई दे रही है, तो उस हिसाब से आपको इजी रहेगा करने, है ना। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि जब डिवाइड हुआ तो I1 डैश करंट आया था, ठीक है। अब ये गया I1 डैश आया इधर किसमें गया, Z3 में गया, मतलब अब Z3 में करंट किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब ये जो करंट चल रहा है ये I1 डैश इस तरीके से। अब हम फिर से लगाएंगे KVL। आपको ये चीज अब समझ आ गई होगी। KVL इन लूप 1, किरचॉफ वोल्टता का नियम प्रथम लूप में लगाने पर, लूप 1 हमेशा यही रहेगा हमारा, 2 हमेशा यही रहेगा, ठीक है। ये इसमें ये 2 था और ये 1 था, तो लिखा भी हुआ है, तो 1 और 2 लूप जो है वो बदले नहीं है, सेम ही है। अब मैं पहले में लगा रही हूँ KVL, मुझे पता है कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगाओ तो 0 इज इक्वल्स टू करंट कौन सा, I1 डैश Z1 में से, फिर ये करंट गया Z3 में से, 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 डैश और एक I2 डैश, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है ना। प्लस क्या मैं लिख देती हूँ, I1 डैश Z3 माइनस अपोजिट डायरेक्शन के कारण I2 डैश Z3। देखो प्लस इसी के साथ आएगा क्योंकि हम इस लूप की बात करते हैं, हम ये डायरेक्शन तो हम लेके चल रहे हैं, उसके अपोजिट बह रहा है, इसीलिए इस वाले के साथ नेगेटिव है। जब मैं इस लूप की बात करूंगी तो ये वाला करंट नेगेटिव आएगा, क्योंकि जिस लूप में बात कर रहे हैं वहां पे हम करंट की डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, उसके एडजेसेंट लूप में देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन सेम है या नहीं। अगर सेम होती तो हम प्लस लगाते, अगर अपोजिट है तो हम माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, I1 डैश कॉमन आ रहा है, Z1 प्लस Z3, I1 डैश कॉमन आएगा ना, माइनस I2 डैश Z3। तो ये चीज बन गई, इसको हम क्या ले लेते हैं अब, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि मैं इधर इक्वेशंस दे चुकी हूँ, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। अब वापस से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, KVL इन लूप सेकंड, अलग पेन से लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरे लूप के अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रही हूँ, क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, यहाँ पे IR की जगह E इज इक्वल्स टू IZ है, तो करके मैं इस तरीके से लिखूँ। तो यहाँ पे सोर्स लगा हुआ, उसकी वोल्टेज क्या E, तो E इज इक्वल्स टू, एक तो करंट जा रहा है I2 में से, कौन सा Z2 में से, कौन सा I2 डैश Z2, और करंट Z3 में से जा रहा है कौन सा, प्लस में I2 डैश Z3, और एक और मुझे पता है कि एक और करंट जा रहा है कौन सा, I1 डैश, वो भी किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो I1 डैश Z3। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आती है, I2 डैश कॉमन आ गया, Z2 प्लस Z3 माइनस I1 डैश Z3। इसको क्या दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5। तो अब 4 और 5 में से हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बताती है, हमें क्या प्रूफ करना है, इस विदाउट सोर्स वाले इस लूप के अंदर करंट और विदाउट सोर्स वाले इस लूप के अंदर करंट कैसा आएगा, इक्वल आएगा, एक जितना करंट आएगा। तो इस लूप में मेरे पास कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 डैश, इस लूप में कौन सा आ रहा है, I2। तो मुझे एक जगह पे तो मैंने I2 की वैल्यू निकाली, रेसिप्रोसिटी प्रूफ करनी है तो मुझे यहाँ पे I1 डैश की वैल्यू चाहिए ना। तो I1 डैश के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से जहाँ पे इज इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, उसमें से या तो आप क्रैमर रूल लगाओ अगर आपको आता है, तो नहीं आता तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करो, प्रतिस्थापन विधि को यूज करोगे तो आपसे सेम रिजल्ट आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि को यूज करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, I2 डैश की वैल्यू जो होगी I1 डैश की टर्म्स में निकालोगे, और वो वैल्यू यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो फिर से E की एक वैल्यू आएगी, सॉरी I1 डैश की वैल्यू आएगी, और I1 डैश की वैल्यू जो आएगी वो इसके इक्वल आएगी, ठीक है।
ये चीजें सेम आएंगी। मैं प्रतिस्थापन विधि नहीं लगा के दिखा रही क्योंकि आप बीएससी फाइनल ईयर में हो, आपको ये चीजें आती हैं, इसीलिए हम बार बार ये विधियां लगा के नहीं देख रहे हैं, बाकी रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगी, I1 डैश की वैल्यू आएगी। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4 और 5, जब 4 और 5 को सोल्व करोगे तो I1 डैश की वैल्यू वही ऊपर वाली आएगी। और अगर आपको यकीन ना हो रहा तो आप घर पे अपनी नोटबुक में दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, एज इट इज रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट याद करना भी टफ नहीं है, Z3 इंटू Z3 अपॉन में Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, सिंपल सा रिजल्ट है। तो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, तो इसको आप क्या दे लोगे, इक्वेशन नंबर 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 3 हमें क्या बता रही है, 6 और 3 दोनों क्या है, एक है, तो मतलब क्या आएगा, I1 डैश किसके इक्वल आ रहा है, I2 के। अगर आपको ये चीज लग रहा हो ना कि हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए, तो आप बेशक अपने घर पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन में लिखना, लेकिन जब करोगे तो इस इक्वेशन में I1 की वैल्यू निकालना। जैसे I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में आएगी I2 Z2 प्लस Z3 अपॉन में क्या आएगा, Z3, तो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना। ठीक है, तब आप सॉल्व करना, आपसे सेम रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अब सारी की सारी इक्वेशन I2 की टर्म में आ जाएगा, फिर आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे एक हम करके देख लेते हैं। तो जब मैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखूंगी E इज इक्वल्स टू, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं या यहीं पे कर लेते हैं, I2। वैसे तो देखो आप इतने तो अब आपको मैथ्स आती है और इतनी साइंस भी आती है कि आप सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सको इस इक्वेशन में, इस I1 की वैल्यू रखना, और जब आप रखोगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा I2 का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेसिप्रोसिटी थ्योरम में। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या थ्योरम आई थी, वो थ्योरम क्या बोलती थी, किसी एक लूप में करंट सोर्स या कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा हो तो दूसरे लूप में विदाउट सोर्स वाले के अंदर भी कुछ करंट फ्लो होगा, और अगर उसी लूप को मैं उसी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स को हटा के विदाउट वाले के अंदर लगा दूं तो उस केस में इस वाले में भी करंट फ्लो होगा। तो अगर ऐसा है तो सेम लूप लगाया, सेम अमाउंट की इम्पीडेंसेस लगी है, सॉरी सेम वोल्टेज सोर्स लगाया लूप ने, तो फिर इस केस में दोनों के अंदर फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, एक जैसा होगा। इसी प्रूफ करने के लिए हमने सिंपल किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाया है, जो आप 12th क्लास में भी काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर चुके हो। तो इस लूप में, इस थ्योरम में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। दोनों में मैंने एक एक करके किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा दिया। हाँ, थोड़ा सा कंजस्टेड जरूर लिखा गया है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप स्टेप टू स्टेप चल रहे हो, पहले ये वाले स्टेप्स करने हैं, ये वाले दोनों, और यहाँ तक फिर हम लूप को चेंज कर देंगे। थ्योरी में आप ये लिखोगे लाइनें कि E वोल्ट का स्रोत को लूप नंबर 2 में लगाने पर Z2 में से पहले लूप, दूसरे लूप में I2 डैश करंट फ्लो होगा और पहले लूप में I1 डैश करंट फ्लो होगा। ये लाइनें आपको लिखनी है। उसके बाद आप एक किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाओगे। तो क्रैमर रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब भी आप इन इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। तो ये थ्योरम अपनी कंप्लीट होती है। तो ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कंप्लीट हो गई। अच्छा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम करते टाइम ये थ्योरम कंप्लीट नहीं हुई, मुझे थोड़ी सी चीज़ें मेरे स्लिप हो गई थी, इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाई। रेसिप्रोसिटी थ्योरम को करते टाइम एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखना कि जब सोर्स को आप एक दूसरे से एक्सचेंज करोगे उस केस में ट्रांसफर इम्पीडेंस भी सेम होगी दोनों केस की। अब ये ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या होती है आपको अगर पता हो तो मैंने आपको ये करवा चुकी हूँ। ट्रांसफर इम्पीडेंस जेटपाई नेटवर्क्स में, वहाँ पे मैं उसको आंतरिक प्रतिबाधा, आंतरिक या फिर ट्रांसफर इम्पीडेंस बोलते हैं। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम में छोटा सा पॉइंट रह गया है। वैसे थ्योरम कंप्लीट है, मतलब डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट है। जब आप थ्योरम लिखोगे, बाय चांस रह गया आपको, इसीलिए अभी बता रही हूँ, जब स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको यहाँ पे ये भी लिखना है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जब आप एक लूप में करंट गया, I2 करंट गया, सोर्स को चेंज करके दूसरे करंट सोर्स के अंदर मैंने दूसरे लूप के अंदर लगा दिया, तो पहले लूप के अंदर I1 डैश करंट फ्लो होगा, I1 डैश और I2 डैश करंट दोनों फ्लो सेम होंगे, साथ में ट्रांसफर इम्पीडेंस भी सेम होगा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, सोर्स को। तो उस हिसाब से आप याद रखना ट्रांसफर इम्पीडेंस भी सेम होंगे दोनों सर्किट के। अब ये क्या चीज है आपको भी बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ट्रांसफर इम्पीडेंस को शो करने का तरीका देख लेते हैं।
देखो ये चीज छोटी सी रह गई थी बाय चांस मुझसे, अब मेरा ध्यान गया तो मुझे लगा कि इस थ्योरम के अंदर एक चीज रह गई है तो वो कर लेते हैं। छोटी सी लाइन ही बदलनी है आपको, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना ही ये थ्योरम गलत हुई है ना ही कोई और प्रॉब्लम है, बस एक चीज आपको बतानी रहेगी, ठीक है। छोटी सी चीज रह गई है तो वही हम कर रहे हैं, प्लस माइनस यहाँ से I2 डैश करंट जाएगा, ये Z2 है, ये Z1 है, ये Z3 है, यहाँ से I2 डैश करंट फ्लो हो रहा है, इधर I1 डैश करंट फ्लो हो रहा है, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ आई होगी। जो ट्रांसफर इम्पीडेंस अब आपको वो बता रही हूँ मैं, यहाँ से I1 करंट आ रहा है, ठीक है, नोट डैश विदाउट डैश वाला I1 करंट, I1 करंट इधर जब डिवाइड हुआ तो I2 गया, इधर भी कुछ करंट फ्लो होगा, तो एक इधर वाले में तो I2 करंट जा रहा है और इधर वाले में I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम बताती है एक तो ये I2 और I1 डैश दोनों इक्वल होंगे, दूसरी चीज रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये बताती है कि ट्रांसफर इम्पीडेंस भी सेम होगा। सबसे पहले तो ट्रांसफर इम्पीडेंस होता क्या है? ट्रांसफर इम्पीडेंस का मतलब होता है, इसको सबसे पहले हिंदी में बोलते हैं अंतरित प्रतिबाधा, ठीक है, इसका पर्टिकुलर नाम होता है अंतरित प्रतिबाधा। इम्पीडेंस अपने को पता है V इज इक्वल्स टू IR, अगर मैं इम्पीडेंस की बात करूं तो E इज इक्वल्स टू IZ, इसलिए क्योंकि वोल्टेज सोर्स की हम वोल्टेज जो है वो E ले रहे हैं, तो Z की वैल्यू क्या है E अपॉन I। तो इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर इम्पीडेंस, नाम बता रहे हैं ट्रांसफर मतलब किसी एक सोर्स की वोल्टेज होगी और किसी दूसरे लूप का करंट होगा, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इम्पीडेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर इम्पीडेंस कब आती है? जब किसी एक लूप का करंट लेते हैं और दूसरे लूप की हम क्या लेते हैं? वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर इम्पीडेंस को शो करने का तरीका है, जैसे इसके लिए मैं बात करूं, इसको शो करेंगे, टी यहाँ पे ट्रांसफर को शो कर रहा है, 1 2, जो 1 आता है पहले वाला नंबर वो शो करता है कि इस लूप के अंदर क्या लगा हुआ है? फर्स्ट लूप में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और सेकंड वाली जो चीज है वो हमें ये शो करती है कि सेकंड लूप में करंट देख रहे हो, ठीक है, मतलब सेकंड लूप में करंट फ्लो हो रहा है, वही करंट फ्लो हमें इधर चेंज करना है ना। तो सबसे पहले शो करने का तरीका, पहला नंबर उस लूप का आता है जिसके अंदर हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हो, दूसरा नंबर उस लूप का आता है जिसके अंदर कोई सोर्स नहीं लगा और उसमें हम किसको देख रहे हैं? करंट फ्लो को देख रहे हैं। तो ट्रांसफर इम्पीडेंस आता कब है? जब किसी एक लूप में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और दूसरे लूप में हम क्या देख रहे हो? करंट को मेजर कर रहे हो, तब हमारे पास आता है ट्रांसफर इम्पीडेंस। सिमिलरली अगर अब आपको समझ आया तो इस लूप के लिए ZT, T तो यहाँ पे ट्रांसफर को शो कर रहा है, यहाँ पे कौन से लूप में वोल्टेज सोर्स लगा? 2 के अंदर, और करंट हम कौन से लूप के अंदर देख रहे हैं? 1 लूप के अंदर देख रहे हैं। तो ZT 2 1 दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। अब वो इक्वल कैसे आएंगे वो चीज अपने देखते हैं। तो सबसे पहले मैं I2 की वैल्यू लिख लेती हूँ, एंड रिजल्ट I2 की मेरे पास कुछ वैल्यू आई थी और I1 डैश की कुछ वैल्यू आई थी। इसकी वैल्यू क्या आई थी? Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अभी जस्ट फाइंड आउट करके आए हैं अपने किरचॉफ वोल्टेज रूल से। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई है? Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। यही वैल्यूज आई है क्या? एक बार अपने नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से ये वैल्यू है Z3 Z3 अपॉन दिस, ठीक है, होल। तो ट्रांसफर इम्पीडेंस भी सेम होगी, सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो मुझे पता है यहाँ पे I क्या होता है? E इज इक्वल्स टू होता है I इंटू Z, है ना। तो यहाँ से I क्या वैल्यू आएगी? सॉरी Z की E अपॉन I आ जाएगी। रुको, गलत लिख, देखो यहाँ पे I की टर्म्स में है, तो मतलब I की वैल्यू क्या आएगी? E अपॉन Z, है ना। मुझे क्या बताना है? ट्रांसफर इम्पीडेंस सेम होते हैं। बात तो ट्रांसफर इम्पीडेंस इसलिए क्योंकि एक का करंट ले रहे हैं, एक का वोल्टेज ले रहे हैं, है ना। तो इस केस में मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास जो पहला कंडीशन मेरे पास कब आई थी? जब पहले के अंदर वोल्टेज सोर्स लगी और दूसरे के अंदर हम क्या देखा था? करंट देखा था, दूसरे का करंट यानी I2 देखा था। अगर यहाँ पे मुझे ट्रांसफर इम्पीडेंस देखनी है तो ZT यानी कि ट्रांसफर इम्पीडेंस पहले लूप में मेरे पास दूसरे लूप में वोल्टेज लगी हुई थी, पहले लूप का करंट देखा था, मतलब जो लास्ट में नंबर आएगा उसके अंदर कोई सोर्स नहीं लगा होगा और पहले वाले के अंदर सोर्स लगा हुआ होगा। तो यहाँ से ZT21 की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। देखो हमें
क्लियर हो रहा है कि आई की वैल्यू क्या आती है, ई अपॉन जेड होती है, मतलब बची सारी टर्म्स किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। और यहाँ पे अगर जेड की वैल्यू ये है तो ई अपॉन ये बन रहे हैं z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 अपॉन में क्या है z3 पड़े, यानी कि इसके अपॉन में 1 और ये ऊपर जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते, यही चीज बनेगी ना। तो मतलब यहाँ से ZT12 की वैल्यू कितनी आ रही है, z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 अपॉन में क्या है z3 है। तो ZT12 की वैल्यू तो मैंने एक निकाल ली, अब किसकी निकालते हैं, ZT21 की। अगर इसकी निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या कुछ अलग आएगी क्या, इसकी वैल्यू भी यही आएगी ना, E अपॉन 1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन एक Z3। तो E अपॉन Z की वैल्यू ये आई ना, है ना। तो मतलब Z की वैल्यू क्या आई, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन में Z3। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इसको अगली इक्वेशन दे देना, ठीक है। जैसे वो 6 तक दी थी, इसको 7 दे लेना, इसको 8 दे लेना। सो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 मुझे पता चल रहा है क्या इक्वल आ रहा है, ZT12 किसके इक्वल आ रहा है, ZT21 का। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में एक चीज रह गई थी कि करंट के साथ साथ उनका ट्रांसफर इम्पीडेंस ZT12 ZT21 के इक्वल आएगा, जो हमने कहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो थ्योरम करते टाइम एक बार ध्यान दे लेना, ये चीज आप भी ना भूल जाओ, इसीलिए इसको मैंने वापस से बताया और उसी फॉर्मूले से हमने Z की वैल्यू निकाली है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस थ्योरम में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।